जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, तो उसके क्षेत्र में, उसी के इलाहाबाद में फूलपुर तहसील लगता है, तो उसमें आया हूँ। तो यहाँ पर हमें आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिले, तो उनसे मैं जानता हूं कि आज यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ज़मीन पर क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये क्षेत्र में कितना समस्या लोगों को उठाते हैं, कितना नहीं उठाते हैं। इन्हीं के ज़बान से मैं पूछता हूँ इन सब साथियों से। पहले इनका परिचय लूँगा और इनकी जानकारी लूँगा कि ये लोग समाज में कितना काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जय भीम सर। जी, आपको सदर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको और आपके बहुजन समय चैनल को। जी सर, आपको भी जय भीम। जय भीम सर। मैं मूलचंद गौतम हरिराम पट्टी उर्फ कटनई सेक्टर महासचिव बहुजन समाज पार्टी का हूँ जी। सर आपको जय भीम। सर जय भीम। मैं नरेंद्र गौतम, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज, आज़ाद समाज पार्टी। सर आपसे आज़ाद समाज पार्टी से आप हैं, आप क्या नाम बताया अपना? जी, विजय सरोज नाम है मेरा। मैं आज़ाद समाज पार्टी प्रयागराज से जिला अध्यक्ष हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी ज़मीन पे क्या काम कर रही है और क्या हालात हैं आज़ाद समाज पार्टी के? आज़ाद समाज पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से आगे बढ़ रही है, समाज को संगठित कर रही है और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग मिलकर के आवाज़ उठाते हैं और संविधान के प्रति समाज को जागरूक करते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों से समाज को परिचित करा करके समाज को आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। और पूरा बहुजन समाज आज़ाद समाज पार्टी भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ने के लिए एकदम आतुर है। 2 साल काम करते करते हमने ये अनुभव किया है, जहाँ भी जिस भी समाज में जाते हैं हर लोग कहते हैं कि मैं भाई चंद्रशेखर से जुड़ना चाहता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कब से, कोई मिला नहीं। सर आप आ गए हैं, आप हमको जोड़िए। एकदम भाई से जुड़ने के लिए सब जनता जो है कि उतावली है और उनसे जुड़ भी चुकी है। अब बहुत जल्दी इस देश में एक परिवर्तन होगा। जी सर, आप क्या नाम बताया अपना? सर मेरा नाम मूलचंद गौतम है। अच्छा सर, मूलचंद गौतम जी, आप ये बताएं कि आप बहुजन समाज पार्टी का यहाँ काम देख रहे हैं, तो आप बताएं बहुजन समाज पार्टी में क्षेत्र में कैसे काम कर रही है? बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। इस समय तो कैडर कैंप चल रहा है, लेकिन हर समय जो काम किया हमारी बहन जी ने, और बहुत अच्छा काम किया है। जी सर, गौतम जी आप बताएं कि आप तो मंडल अध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी कितना संघर्ष कर रही है और क्या क्या आपके साथ समस्या परेशानी आ रही है कि जो आप समाज में काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती होगी, तो क्या दिक्कतें हैं आप बताएंगे? सर आज़ाद समाज पार्टी उन लोगों के लिए खड़ी होती है जिनको समाज का कोई व्यक्ति नहीं सुनता है। किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो जाए, सूचना मिलते ही हम लोग पीड़ित के घर जाते हैं और उनके हर संभव प्रयास करते हैं, उनको न्याय दिलाने का पूरा कार्य करते हैं। सर आपसे ये सवाल है कि आप लोग आज़ाद समाज पार्टी बनाए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नहीं बनाए सर? ऐसा कुछ नहीं है। जो मूवमेंट था बाबा साहब और मान्यवर साहब के कुर्बानी देकर के उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था बहुजन समाज के लिए, उस मूवमेंट से बहुजन समाज पार्टी हट गई और इसीलिए तो जनता ने उनको ठुकरा दिया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जनता जुड़ रही है। इसलिए कि भाई मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब और मान्यवर साहब की कुर्बानियों की जो है कि जागरूकता कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और इसलिए जनता उनके साथ जुड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने मूवमेंट पे अपने रास्ते पे होती तो वो आज जो है कि पेड़ में एक फल बचा हुआ है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद एक फल पे आकर ना टिकती अगर वो समाज के साथ खड़े होते। जब समाज के साथ खड़े थे तब ये सत्ता में थे, फुल अपने दम पे सत्ता में थे। आज ये समाज का साथ छोड़ दिया, इसलिए समाज उनका साथ छोड़ दिया है। समाज के साथ जो कि भाई चंद्रशेखर समाज का साथ दे रहे हैं, भाई चंद्रशेखर जी से समाज जुड़ रहा है। सर विजय जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी रास्ता भटक गई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुजन समाज पार्टी रास्ता नहीं भटक गई है, वो लोग ही भटक गए हैं। जैसे भाजपा में है, वहाँ उनका है बजरंग दल है
अब कौन दल है, तमाम दल हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं बनाए हैं कि वो भाजपा कमज़ोर हो, लेकिन ये तो पार्टी बना करके बीएसपी को कमज़ोर करना चाहते हैं जी। क्या कहेंगे सर, ये करें कमज़ोर कर रहे हैं? नहीं नहीं, कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। अगर हम कमज़ोर करते तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो 2022 के विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो उसके पहले भी थे। तो 2012 के बाद फिर तब तो चंद्रशेखर जी थे नहीं, तब क्यों पार्टी का लगातार ग्राफ गिरता चला गया। और अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो संगठन था, पार्टी बनाए थे। जब भीम आर्मी के लोग समाज की आवाज़ उठाते थे, समाज में लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियाँ खा रहे थे, मुकदमे झेल रहे थे, तब यही बहुजन समाज पार्टी के लोग भीम आर्मी के साथ क्यों नहीं खड़े होते थे। मजबूरी तो पार्टी तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। हमारी पार्टी नहीं थी, सिर्फ भीम आर्मी संगठन था, तब क्यों नहीं आप साथ दे रहे थे। अब क्यों आप चिल्ला रहे हैं कि पार्टी बन गई। और पार्टी बनेगी क्यों नहीं, जब आप नहीं काम करेंगे तो पार्टी तो बनेगी ही बनेगी ना। पार्टी समाज के लिए कोई तो आवाज़ उठाएगा। भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद उठा रहे हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं, उनके साथी हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं अपने स्तर से। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हमें जिले की जिम्मेदारी, हम जिले स्तर पे काम कर रहे हैं कि हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन मंडल जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जिसका जो कार्य क्षेत्र है, जिसकी जो जिम्मेदारी जितनी, वो अपनी जिम्मेदारी पे काम कर रहा है। इनका कहना है सर कि कह रहे हैं कि भाई समाज तय करेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी कर रही है या बहुजन समाज पार्टी, समाज तय करेगा, हम आपका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस समय पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का लीडर जो है बहन मायावती जो हैं, देश इनको लीडर मानता है, ना कि चंद्रशेखर का लीडर मानता है। अब आप देख लिए 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे लीडरशिप केवल मायावती जी का है और किसी का नहीं है, आकाश आनंद जी का है। हाँ, अच्छा सर, नरेंद्र गौतम जी आप बताएं, इनके बातों से सहमत हैं आप? सर, माननीय जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका कहना है कि 5 विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले आप देखिए कि 4 बार सत्ता यूपी में रही और सत्ता फुल प्रेस में भी 7 से 12 में रही। इसके बावजूद भी अपने समाज के SC ST OBC की दशा और दिशा क्या है, जिसके कारण मूवमेंट्स भटकने की वजह से 1 सीट बची है। और जब यहाँ हालत है 4 बार सत्ता सरकार में रही, तो उनकी बात क्या करते हैं जहाँ कभी हम सत्ता में हम नहीं रहे। तो रिजल्ट आ जाएगा 3 दिसंबर को आने वाले हैं, उस पर साफ हो जाएगा कि जो है आज़ाद समाज पार्टी की क्या स्थान है और बहुजन समाज पार्टी की। नहीं तो वहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से क्या मतलब है? आप लोग अपने एरिया में बताओ क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या करोगे, दूसरे की जगह आप क्यों दिखा रहे हो आप? सर, मैं ये तो कह रहा हूँ, चुनाव वहाँ हो रहा है। जब यहाँ लोकसभा का इस बार चुनाव होगा, तब आपको सामने रिजल्ट दिखाई देगा। आप कुछ कहेंगे ये जो कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो आप इनके बातों से कितना सहमत हो? इस तरफ माइक, उसमें कैमरा में आया, थोड़ा इधर आके बात करें कि आप जो ये दोनों कर रहे हैं, तो इनके बातों से कितना आप सहमत हैं? मैं आज़ाद समाज पार्टी काम बढ़िया कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई आज़ाद अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ। आपका नाम, परिचय? हरीश चंद्र गौतम, कहाँ रहते हैं? फूलपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद। अच्छा सर, मैं नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी का सपना पूरा होने का, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है कि इस देश में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या बीजेपी का सपना पूरा होगा 2024 में? कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की औलादें अभी जिंदा हैं, और जब तक ये औलादें जिंदा हैं तब तक इस देश का संविधान रहेगा, और जब तक भारतीय संविधान है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो हिंदू कर के जो कि OBC समाज को लेकर बहकावे हुए लोग हैं। जरा आप लोग ये सोचिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बात कर रहे हैं, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उनके हिस्से में क्या आएगा। जो हमारा OBC समाज, हमारा जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा भाई है हमारा OBC समाज, आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस OBC के हिस्से में क्या आएगा? जिसकी जो जात है उस जात के हिसाब से काम दे दिया जाएगा। यादव हो तो तुम जाओ कि सिर्फ पशुओं का पालन पोषण करो, पटेल हो तो तुम खेतों में काम करो, मौर्य हो तो तुम सब्जी उगाओ। जिसकी जो जात है उस जात के हिसाब से काम दे दिया जाएगा। लोग सोचें, बिहार की जातिगत जनगणना हुई है, उसके अनुसार अब जनता जागरूक हो रही है, जनता के अंदर जागरूकता आ रही है कि हमारा हक और हमारा अधिकार अगर है तो भारतीय संविधान से है, हिंदू राष्ट्र से कुछ मिलने वाला नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बने होने का नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, वो तो हिंदू करके ब्राह्मण राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं। क्या कहेंगे आप कि बीजेपी का सपना पूरा होने वाला है? नहीं, पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप?
मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी इस समय यानी पूरा देश में 85% जो है इस समय बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सब बहुजन समाज पार्टी की ओर झुके हुए हैं। यही देख लीजिएगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। बहन जी तो बहुजन की जगह सर्जन सर्जन चिल्ला रहे हैं। वो तो सर्वजन का मतलब ये है सर, हम 85 हैं तो 15% क्या वो छूट जाएंगे? नहीं तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा जाता है। क्या कहेंगे सर आप? ये कह रहे हैं कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय तो सबके लिए है। जब तक बहुजन समाज पार्टी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, तब तक बहुजन हिताय था और बहुजन सुखाय था। जब सर्वजन हिताय हो गया तो वही इनको जोड़ लिया गया, वही हिताय बाकी सब दुखाय हो गए। और इसका जीता जागता साबूत 2007 से 12 में देखने को मिला। मानी सत्ता उनके हाथों में दे दी गई। आज पार्टी कभी राजा हुआ करते थे, आज रजाई के रूप बदल गए हैं। मात्र सीटों पर आकर सिमट गई है। तो सर्वजन की बात हम तब करेंगे जब अपने लोग हिताय हो जाएंगे, सुखाय हो जाएंगे, तब उसकी बात करेंगे। तो जैसे मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध का नारा था, काशीराम का नारा था, ज्योतिबा राव फूले से लेकर चला है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय तो 85 और जो 15 हैं उनके बारे में कहा जाता है ना कि ये सर्जन है। वो मोदी के सर्जन और मोदी के सर्जन और बहन जी के सर्जन में क्या अंतर है? जी बहुत अंतर है जी। मोदी तो केवल ब्राह्मण ठाकुर बनिया यही देखना चाहते, वो अपना जोड़ना चाहते हैं और बाकी किसी को नहीं। जैसे बहन जी तो सर्जन सर्जन करे, मोदी भी सर्जन सर्जन करे, सबका साथ सबका विकास। हाँ तो सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, लेकिन ये सर्वजन मतलब जितनी जातियां भारत में है सबके लिए सर्वजन सुखाय। जब सबका कहता है उसे धर्मों को मानने वालों के लिए, जब सबका कह रहे हैं ना तो सबका मतलब ही सर्जन होता है। सर्वजन का मतलब हो गया कि किसी भी धर्म का आदमी हो सभी सुखी रहे, ना कि बीजेपी वाले जैसे कहते हैं हिंदू राज, हिंदू सुखी रहे बाकी सब दुखी रहे। इनके बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं सहमत हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया, ज्योतिबा राव फूले ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर साहब जब उसको लेके चले तो इन्होंने बदल दिया, और जब इन्होंने बदल दिया तो इनकी स्थिति बदल गई। आप देख लीजिए, जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, हम उनके राह पे अगर चल रहे हैं, उनका मूवमेंट लेके चल रहे हैं, तो हम उससे अगर भटकेंगे तो हमारी हालत यही। हमारे बहुजन महापुरुषों ने जब बहुजन का नारा दिया तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करेंगे। जो सर्वजन जब से करने लगे तब से सर्वनाश हो गया। अच्छा, अगला सवाल मेरा रहेगा सर कि योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, अब जंगल राज खत्म हो गया, यहाँ तो राम राज आ गया, यहाँ पे किसी के साथ अत्याचार नहीं, कोई भेद नहीं। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था के क्या हालात है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राम राज्य है और लोगों को समझना चाहिए कि ये कैसा राम राज्य है। राम राज्य में क्या स्थिति थी? राम राज्य में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धीरे धीरे शिक्षा खत्म की जा रही है। राम राज्य में शूद्रों को ना तो पैसा धन रख सकता था, ना तो अच्छे घर बना सकता था, ना अच्छी स्थिति में रह सकता था। ये सब राम राज्य में था। तो वो वही राम राज्य लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल राम राज्य लाना चाह रहे हैं। हमें समझना है ना कि राम राज्य में क्या था और कौन सा राज्य स्थापित करना चाहिए। हमें वो राम राज्य नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ भीम राज चाहिए। हम अच्छा, आपको एक मैं आंकड़ा देता हूँ कि अभी जो यूपी में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे अभी 3-4 दिन आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चोरियाँ कितना हुई। आपको बता दूँ, केशवापुर ये पड़ता है प्रतापगढ़ में, तो यहाँ पे 2 चोरियाँ हुई हैं। थरिया गाँव वहाँ एक घर में चोरी हुआ है, धनुआ 2 घर में हुआ है। उसके बाद ये क्या है, अजगरा में 3 चोरी हुआ है, 3 घर में। बिरईपुर में 1 घर में हुआ है, मीरपुर में 1 घर में हुआ है, रायपुर में 1 घर में हुआ है। ये जो चोरियां हो रही है, यही है रामराज क्या? यही रामराज है। और जो आपने जिन स्थानों का नाम बताया, ये सारे 99% प्रतापगढ़ जिले में है, और प्रतापगढ़ सामंतियों का गढ़ है, ठीक। तो उनके लोग हैं, तो वो जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य वाले वो अपना काम कर रहे हैं। उनका मतलब ये, राम राज्य में तो यही था ना कि ब्राह्मण को जिसके जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसकी हो जाती थी। उनका धन आपको पसंद है तो वो ले रहे हैं। वो राम राज्य की बात कर रहे हैं तो राम राज्य का काम कर रहे हैं। नहीं, कानून व्यवस्था का मतलब उधर प्रतापगढ़ में कर इलाहाबाद मान तो सही होगा ना?
नहीं सही कहीं नहीं है। पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है। इनके लोगों के लिए कानून व्यवस्था सही होगी जो इन अपराधियों को समर्थन मिल रहा है। इनके इनके समर्थित जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, वो उनके लिए छूट है। बाकी अन्य लोगों के लिए तो आप इनका ना विरोध कर दीजिए तो आप जेल में चले जा रहे हैं। तो इनके लोगों के लिए कानून व्यवस्था है, बाकी इस देश की जनता के लिए कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आपको मालूम है कि जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर बन के उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप लोग दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं करने जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है। ना तो हमें मंदिर से शिक्षा मिलेगी, ना तो रोज़गार मिलेगा, और ना ही हमारी जो है कि सामाजिक स्थिति सही होगी। तो मंदिर मस्जिद से किन्हीं चीज़ों से हमें कुछ हमारा हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए ना तो हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, ना तो हम मंदिर का समर्थन विरोध कुछ नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, 22 तारीख को निमंत्रण मिलेगा तो आप दर्शन करने जाएंगे मंदिर में? नहीं सर, हम तो केवल बौद्ध धर्म वाले हैं। अच्छा। अगर बौद्ध की पूजा होती या मंदिर उनकी बनती तो ज़रूर जाते। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उस मंदिर से हमें क्या लेना देना है अच्छा। जहाँ पे हमें कुछ न मिले। जी जी जी। अच्छा गौतम जी, आप बोलें कि आप तो खुशी होगी ना आपको कि भाई आप लोग तो हिंदू हैं, तो अब हिंदुओं के लिए तो मंदिर बन रहा है, तो दर्शन करने तो जाएंगे ना? जब हमको मुस्लिमों से झगड़ा करना होता है तो हम हिंदू होते हैं। अच्छा। बाकी हम चमार है, उपासी हैं, और पटेल है, मौर्य है, अपने अपने समाज का काम करें। और जहाँ पे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो एक समाज का व्यक्ति, वहाँ पे पंडा, पुजारी और ट्रस्ट का मालिक है। वहाँ पर हमारे समाज का कोई व्यक्ति रखा गया, और आज देश संविधान जिंदा है, इसके बावजूद भी हालात ये हैं। जब संविधान नहीं रहा होगा तो हम लोगों की हालात क्या होंगी, वो वक्त वाली तो इस समय नहीं है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ एक समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य है। अच्छा आप बताएं कि आपके क्षेत्र में जो योगी का योजना, कौन सा ऐसा योजना है कि जो सफल हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है योगी का विकास? देखिए, उनकी कोई भी योजना जो राजनीति में सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये काम है कि समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजना और सरकार का योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। तो इनकी योजनाओं का लाभ जो है इनके पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके नेता हैं, वो उन्हीं तक रह जाती है, और मेन नीचे ज़मीनी स्तर तक इनकी कोई भी योजना पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा और लोगों से पूछ लेता हूँ कि आपकी बात कितना सत्य है। अच्छा बताइए, करें कि कोई योजना नहीं सफल हो रही, सब बकवास है? हाँ, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये सही चीज़ है कि योजना इनके जो बिचौलिया लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही लोग खा जाते हैं, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। अरे ये तो करें कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कोई योजना आपको पसंद ही नहीं आ रहा? अच्छा शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा तो अच्छा नहीं दे रहे, लेकिन बहन मायावती जी ने हमारे इस उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री बन के करीब 8 लोगों को नौकरी दिया। बताइए जब से बैठे हैं योगी जी कितने लाख लोगों को नौकरी दिए। अच्छा और पूछता हूँ गौतम जी, आप बताएं कि आपके क्षेत्र में बच्चों को रोजगार मिल रहा है? सर, जो लोग नौकरी पेशम थे उनको भी हटा दिया गया है, और ऐसी बात? पूरे देश को बेचा जा रहा है। तो जो देश को बेच सकता है वो देश में युवाओं को नौकरी दे सकता है। उसने रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, शिक्षा बेच रहे हैं, सुरक्षा बेच रहे हैं, चिकित्सा बेच रहे हैं। जितनी भर्तियाँ आती हैं एक ही समाज के लोगों को भर्ती कराया जाता है, 55% एक ही समाज के लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। तो आरक्षण भी खाए जा रहे हैं, कोई नई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। अगर निकली है 5 साल पहले उनका इंटरव्यू परीक्षा सब रोका गया है। तो ये सब उनके आधार हैं। कोई भी योजना उनकी अभी तक स्मार्ट नहीं है। उनकी एक योजना स्मार्ट है जो उनके संरक्षण में है, जो उनके साथ में है, वो चाहे डकैत हों चाहे देशद्रोही हों, उनके सरकार में अगर मंत्री विधायक हैं उनको कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप सच्चाई बोलेंगे तो आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। यानी बुलडोजर बाबा हैं उनको अच्छा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जैसे अभी बिहार में जाति जनगणना हुआ है, उसका नीतीश कुमार ने उस जाति गणना का सर्वे निर्धारित कर दिया, वहाँ 65% आरक्षण दे दिया है। और कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि जाति गणना नहीं हो चाहिए, इससे जातवाद फैल जाएगा, ये जातवाद योगी नीतीश जी फैला रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि वो गलत कर रहे हैं ये नीतीश जी? नीतीश जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है,
और ये तो बहुजन समाज के लोगों की मांग है कि देश में अगर जो जातियां हैं तो उनकी गिनती करवा दीजिए। अगर आप गाय की, जानवरों की गिनती करवा सकते हैं, जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की गिनती करवा सकते हैं, तो इस देश में जितने लोग हैं उनकी गिनती करवाने में क्या दिक्कत है? भाई कौन कितना है उसके हिसाब से उनको जो है हक अधिकार मिलना चाहिएगा। हमारे मसीहा मानवर साहब कांसीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई कोई जो है कि 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए आपने 10 कमरा अलॉट कर दिया है, कोई 50 लोग हैं तो उनके लिए आप 5 कमरा अलॉट किए हैं। तो ये सामाजिक न्याय कहाँ हुआ? आप सबका सम्मान, सबका विकास की बात करते हैं तो सबके साथ सम्मान करिए, सबके साथ न्याय करिए। और जब तब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक क्या पता चलेगा कि इस जात के कितने लोग कहाँ पे हैं, किनकी क्या स्थिति है, इससे ये पता चलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना जो हुई है बिहार में, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं स्वागत करता हूँ। और वहाँ से वो आग जल चुकी है, अब वो आग पूरे देश में जाएगी और इनको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा है इस समय काम कर रहे हैं, राहुल गांधी, वो भी तो कर रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसका मतलब कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, राहुल भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, सब लोग अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो वो भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। अगर वो कह रहे हैं तो आप जातिगत जनगणना करा दीजिए, क्या दिक्कत है? जो सरकार में है उसका काम है ये काम कराना ना। लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ तो नहीं कर रही है। हाँ, तो ये कांग्रेस के लोगों को ये चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं, पहली बात जहाँ जिन स्टेटों में इनकी सरकार है ये पहले करें तब तो बोले। अगर ये बोल रहे हैं और अपने सरकार जहाँ इनकी वहाँ नहीं करा रहे हैं तो भाजपा में इनमें अंतर क्या रह गया? वो तो एक थाली के हैं दो लोग। आप क्या कहेंगे जो नीतीश जी ने काम किया है वो कितना सराहनीय है कि गैर कानूनी काम किया उन्होंने? नहीं जी, जो माननीय नीतीश जी काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है। वो जातिवादी व्यवस्था नहीं फैला रहे हैं, बल्कि मनवादी सोच के जो लोग हैं वही ऐसा बोल रहे हैं, और कोई नहीं बोलेगा। नहीं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जात गणना गलत गणना किया है, सही नहीं गणना किया है, ये जातवाद फैल रहा है, इसे लोगों को हिंदू में बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा नहीं होगा, हिंदू का बंटवारा तो केवल मनवादी लोग सोचते हैं। जो माननीय नीतीश जी ने किया बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। हाँ जी। आप क्या कहेंगे गौतम जी? ये नीतीश कुमार जी तो जातवाद फैला रहे हैं पूरे देश में जात गणना करके। हमें जो आरक्षण मिला है वो जात के आधार पर मिला है। अगर ये नहीं फैलाना तो जातियाँ कैसे बनी? उन्होंने जातिगत गणना करवा करके एक रिकॉर्ड कायम किया है कि हमको देख करके अन्य प्रदेश के लोग भी, वहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह का जनगणना करके जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। अच्छा, आप ये बताएं कि मोदी जी और योगी जी, मैं दोबारा सवाल पीछे भी पूछा था कि करें हमें सबको रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार इतने के दे दिया उतने। क्या आप जहाँ रहते हो आप सर्वे करके आप घूमते हैं तो पता ही होगा कि आपके क्षेत्र में कितने लोग रोज़गार पा गए, कितना रह गए? रोजगार के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार -0 है। -0 है। इनके पास सिर्फ वादे हैं, बातें हैं, काम इनके पास नहीं है। बच्चे तैयारी करते करते ओवर एज हो जा रहे हैं। तैयारी करते करते बच्चे, बहुत सारे खबरें आते होंगे कि आत्महत्या कर ले रहे हैं। वो कंपटीशन के लिए तैयार हैं, आप कंपटीशन उन्हें बैठाइए तो वो तैयारी। हमारे देश का युवा जो हमारे देश का, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि रोज़गार आप उनको छिपाने के लिए आप बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है? एकदम आप खुद सर्वे कर लीजिए। हम तो समाज में घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से भी मिलते रहते हैं, विद्यार्थियों से मिलते रहते हैं। वो कहते हैं भैया हमारी फुल तैयारी है, सरकार वैकेंसी तो निकाले, सरकार वैकेंसी तो निकाले। ये वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं। दरअसल ये इनकी ये पॉलिसी है कि आप इनको उतना दो जितने में ये खाएं और उस रोटी के लिए रोज़ उठे सुबह और जद्दोजहद करें। अगर इन्हें रोज़गार दे दोगे,
ये अपने पर जो है कि डिपेंड हो जाएंगे तो ये सवाल पैदा करेंगे। इसीलिए ये आर्थिक और शैक्षिक दोनों तरीके से ये विकलांग करना चलो, चाहते हैं आपकी समाज। बात से मैं भी और नहीं सहमत हूँ। और लोगों से पूछ लो कि आप कितना सत्य बोल रहे हैं। सर, ये जो कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपके क्षेत्र में किसी को रोजगार नहीं मिला है? नहीं सर, भाई इनके शासन में अभी तक किसी को रोजगार उसी को मिला है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या चमचा है, उसी को रोजगार मिला है, बाकी किसी को नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। गौतम जी से पूछ लो, तो क्या कहेंगे आप? करें कि किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है? जी, वैकेंसियाँ नाम की निकलती हैं, जब उसमें रिजल्ट आते हैं एक ही समाज के लोगों को 50% आरक्षण की तरह काम कर दिया जाता है, तो 5% में पूरे यूपी के लोग रहते हैं। तो कम से कम अगर 10 लोग नौकरी पाते हैं पूरे यूपी में, तो 5-5 जिलों में 1-1 लोग पा जाते हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट सवाल है कि आप ये बताएं कि सही से ही बताएंगे, आज सरकारी स्कूल है आपके क्षेत्र में जितने हैं और हॉस्पिटल हैं, उसका क्या दशा है? देखिए, स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। अगर सरकारी स्कूलों में ये सब कुछ आपको देंगे, जो चीज़ देना चाहिए वो नहीं देंगे। ये आपको खाना भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, सब कहाँ? स्कूल में? स्कूल में? हाँ देंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है शिक्षा, वो शिक्षा नहीं देंगे। कुछ लोगों से मैं मिला हूँ तो वो लोग बताते हैं कि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सरकारी स्कूलों में जहाँ-जहाँ टीचर हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। और जो अन्य हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाते अच्छा, हैं। मैं एक सवाल थोड़ा मैं इसमें जोड़ दूँ। आपने सर्वे किया होगा कि जो सरकारी स्कूल में क्या सवर्ण के बच्चे भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते। अगर सवर्ण के बच्चे जाते होते तो फिर उसकी दशा और दिशा कुछ और होती, वो पढ़ाते। क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, वो लोग सक्षम है अपने बच्चों को अच्छे-अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। हमारे जो एससी एसटी के गरीब वर्ग के लोग, मज़दूर के लोग हैं, वो सब उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उनको क्या लेना देना है? वो तो चाहते हैं कि नहीं शिक्षित ना हों, क्योंकि अगर ये पढ़ेगा तो सवाल पैदा करेगा। तो वो जनरेशन पैदा नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे, ये सरकारी स्कूल में किनके बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं? सर, सरकारी स्कूलों में 1-2% सवर्ण के बच्चे आते हैं। वो क्यों आते हैं? जो गरीब है। अच्छा। हाँ, अब बाकी उसमें एससी बीसी के लड़के ज़्यादा रहते हैं प्राइमरी स्कूल में। ऐसा क्यों? अब पैसा न होने के कारण बच्चे सब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। बड़े लोगों के पास पैसा है, वो अपना नर्सरी में भेजते हैं या कहीं भेजें। अच्छा, जी हाँ। तो आपके स्कूल एरिया में तो ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में नाम लिखाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? जो अनुसूचित जाति बैकवर्ड के बच्चे हैं, हाँ, वो ज़्यादातर जो है 60% हाँ। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में लिखा रहे हैं। अच्छा, अब बाकी जो इसके पास पैसा है वो बाहर लिखा रहा है। अच्छा। कहने का मतलब स्कूल के हालात सही नहीं है, इसलिए जो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्या कहेंगे गौतम जी, स्कूल के क्या हालात हैं? हालत स्कूल की बहुत दयनीय है, इसलिए कि वहाँ पर जो खाना बनाने वाली चाची हैं, आंटी हैं, वो एससी ओबीसी से आती हैं, इसलिए सवर्ण के बच्चे वहाँ शिक्षा भी लेने नहीं जाते हैं। और जितने भी हम 85 या 15 की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और उसमें नाम 85-15 का है, आरक्षण के तहत 23 और 27 मिला के 50 हो गया। 51% वैसे वो लोग हैं, इसके बीच में भी 10% गरीब सवर्णों को अलग से दे दिया गया, जिसमें एससी ओबीसी जो है माइनॉरिटी लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। और जो आरक्षण बाबा साहब ने हमको दिया गया था वो तो मिला ही नहीं, जो मिला है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है, और अलग से 10% जो बना दिया गया सवर्णों को, ये सरासर अन्याय है। सर, ये एक सवाल रह गया है मेरा, अभी मुझे लग गया, पता लगा कि एहसास हुआ कि आपसे पूछ लूँ। क्या आपके क्षेत्र में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, पाखंड है, या कि अब बाबा साहब के मिशन पर लोग चल रहे हैं? नहीं, बाबा साहब के मिशन पे लोग चल रहे हैं और बाबा साहब के कीमत को अब लोग समझने भी लगे हैं। क्योंकि संविधान को इसके पहले कुछ लोग जो है कि संविधान को कुछ लोगों का आरक्षण मात्र मानते थे, लेकिन जब से इनका दमन शुरू हुआ है, तब से हमारा खासकर ओबीसी समाज ये समझने लगा है कि संविधान से ही हमारी रक्षा है। और जहाँ पर लोगों की स्थिति कंडीशन ठीक है वहाँ तो ठीक है, जहाँ पर स्थिति कंडीशन ठीक नहीं है लोगों की, वहाँ पर आज भी अत्याचार अन्याय उनके साथ हो रहा है। छुआछूत और भेदभाव, जातिवाद, ये तो उसके ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी है, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी है। वो नहीं, उसको अब तो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, भेदभाव, छुआछूत तो खत्म हो गया। कहीं नहीं खत्म हुआ, सिर्फ राजनीति के लिए खत्म हुआ है। बाकी वो अगर वो खत्म है तो आज क्यों नहीं अपने यहाँ बुला के हर जात के लोगों को एक पात में बैठा के एक पत्र में क्यों नहीं खिलवाते हैं? अच्छा,
अच्छा, आप क्या कहेंगे, करें कि भेदभाव अभी जो छुआछूत बरकरार है? भेदभाव कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं है ही नहीं। अच्छा, जी। आप क्या कहेंगे? जी, भेदभाव जहाँ सामंतवादियों का बोलबाला है, गढ़ है, आज भी वो लोग अपने पैर के नीचे जो है गरीब समाज को रखे हुए हैं, उनसे मुक्ति वो लोग नहीं पा रहे हैं। छूटने के लिए व्यवस्था भी हो रही है, पढ़ लिख ले रहे हैं लोग, जिससे कुछ समय के बाद जब पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएंगे, सरकार तो ये नहीं चाहती शिक्षित हों, हमको सब कुछ देता है, लेकिन शिक्षा के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं खोलते, चिकित्सा के लिए डॉक्टरों की टीम बढ़ाते नहीं, वैकेंसियों में आप टीचर में देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में उसमें सभी लोग सवर्ण के लोग आपको टीचर मिलेंगे। तो ये आरक्षण कहाँ गया? नाम का आरक्षण रह गया, बाकी सभी उन लोगों को बोलबाला है, जिसके कारण आज भी छुआछूत जिंदा है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपको भी सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया हमारे लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुजन समय के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कर्ता, ये क्षेत्र में काम करते हैं बराबर। इनसे मैं जानने के लिए कोशिश किया कि ये समाज में क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आप इनके विचारों से कितना सहमत है, इनके विचारों से कितना सहमत है, और हमारा प्रयास कैसे लगा। यदि हमारा काम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्वाइन भी करें अगर हमारा आर्थिक मदद करना चाहते हैं। आपका सहयोग, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, इलाहाबाद। धन्यवाद।